तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हु एवर बाय वर्ड्स पनिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इज सेड टू डिफेम दैट पर्सन। अगर कोई भी इंसान कोई वर्ड्स, ठीक है, किसी भी वर्ड्स के द्वारा, ठीक, कोई भी इंसान कोई वर्ड्स के द्वारा कोई इम्प्यूटेशन को पब्लिश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसने सामने वाले को डिफेम किया है। क्या किया है? उसने सामने वाले को डिफेम किया है। तो बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल है वो किस बारे में बात कर रहा है? डिफेमेशन। और डिफेमेशन भी किस तरीके का? रिटर्न, है ना। प्रिंसिपल इतनी बात कर रहा है। फैक्ट्स क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग अ मैरिज सेरेमनी, एक मैरिज सेरेमनी के दौरान ए सर्कुलेटेड अ पैम्फलेट सेइंग सिस्टर ऑफ द ब्राइड एस इज अ थीफ। ए ने क्या किया? सर्कुलेट किया क्या? एक पैम्फलेट पूरी शादी में, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो ब्राइडग्रूम की सिस्टर है कौन? एस, ठीक है, आई मीन ब्राइड की जो सिस्टर है एस, दुल्हन की जो बहन है जिसका नाम क्या है? एस, वो क्या है? वो एक चोर है। क्या बोला उसने? कि वो एक चोर है। शी हैज स्टोलन द शूज ऑफ द ब्राइडग्रूम। उसने क्या चुराया है? उसने दूल्हे दुल्हन के जूते चुराए हैं। क्या चुराए हैं? दूल्हा और दुल्हन के जूते चुराए हैं। अब ऑप्शन है आपके पास, पहला ए डिफेम्ड एस, कि ए ने एस को डिफेम किया है। दूसरा ए डिड नॉट डिफेम एस, ए ने एस को डिफेम नहीं किया है। तीसरा ए डिफेम्ड द ब्राइडग्रूम, ठीक है, ए ने दूल्हा और दुल्हन को डिफेम किया है। या फिर चौथा ई डिफेम्ड द ब्राइड, ए ने दुल्हन को डिफेम किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए। तो पहला है कि ए ने एस को डिफेम किया, दूसरा एस को डिफेम नहीं किया, तीसरा दूल्हे को डिफेम किया, चौथा दुल्हन को डिफेम किया। बात समझ में आ गई? फैक्ट क्या है? फैक्ट यही कह रहे हैं कि ए ने शादी में, ठीक है, शादी में क्या किया? शादी में उसने पैम्फलेट बांटे कि जो ब्राइड है उसकी बहन एस चोर है। क्यों? क्योंकि उसने दूल्हे के जूते चुराए हैं। हमारा जो डिफेमेशन का प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके के वर्ड्स के द्वारा कोई भी इम्प्यूटेशन को पब्लिश कराता है तो वो क्या करता है? वो सामने वाले पर्सन को डिफेम करता है। क्लियर है बात? सामने वाले पर्सन को क्या करता है? वो सामने वाले पर्सन को वो डिफेम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ए ने पैम्फलेट छपवाए, है ना, ठीक। पैम्फलेट में क्या लिखे हैं? वर्ड्स लिखे हैं। तो वर्ड्स क्या हुए? वो पब्लिश हो गए। पब्लिश, पैम्फलेट पब्लिश हो गए, है ना। पब्लिशिंग ही हुई है किसी चीज की। इतना समझ में आ गया कि पैम्फलेट को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक। उसमें एक इम्प्यूटेशन है, ठीक। वो क्या, किस चीज से कंसर्न है? वो एस के रेपुटेशन से कंसर्निंग है। क्यों है? क्योंकि उसमें एस को चोर बोला जा रहा है, ठीक। तो हमारा पहला जो यहाँ पे चीज हम देखेंगे कि भाई हूएवर बाय वर्ड्स, वर्ड्स है, ठीक है, पब्लिश हुए हैं, इम्प्यूटेशन है, किसी की रेपुटेशन को कंसर्न कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, ठीक है। तो सारे हमारे प्रिंसिपल के जो भी पॉइंट्स हैं वो फिट बैठ गए हमारे फैक्ट्स में, बिल्कुल बैठ गए। तो इतनी चीज हम समझ गए कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका कि ए डिड नॉट डिफेम एस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीन ऑप्शन बचते हैं कि ए ने एस को डिफेम किया, ए ने दूल्हे को डिफेम किया, या ए ने दुल्हन को डिफेम किया, ठीक। इन तीन में से हमें बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन हमारा ढूंढ करके बताना है। क्या बताना है? बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन हमें हमारा बताना है। तो देखिए, जो पैम्फलेट पब्लिश हुआ है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एस इज अ थीफ, है ना, बिकॉज उसने दूल्हे के जूते चुराए। तो यहाँ पे किसकी रेप्यूटेशन दाव पे लगी हुई है? यहाँ पे एस की रेप्यूटेशन दाव पे लगी हुई है। यहाँ पे ना दूल्हे की ना दुल्हन की, किसी की भी रेप्यूटेशन दाव पे नहीं लगी। अगर किसी की रेप्यूटेशन स्टेक पे है, अगर किसी रेप्यूटेशन को हार्म हो रहा है, अगर किसी भी इंसान का डिफेमेशन हो रहा है तो वो किसका हो रहा है? वो एस का हो रहा है, जो कि दुल्हन की बहन है। क्लियर है बात? तो ए ने डिफेम किसको किया? ए ने दुल्हन की बहन एस को डिफेम किया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन भी ये कह रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ पैम्पलेट विच इज अ पब्लिकेशन दैट टारगेट्स एस, जो पब्लिकेशन है, सर्कुलेशन ऑफ पैम्पलेट इज अ पब्लिकेशन इन विच इज टारगेटिंग एस विल सर्टेनली लोअर हर रेपुटेशन, और वो बिल्कुल उसकी रेपुटेशन को लोअर करेगा।
सो इन दिस केस ए हैज डिफेम्ड एस, हाँ, और इस केस में ए ने एस को डिफेम किया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एन एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर एन इंजरी कॉज्ड टू एन एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयर लाइबल होता है किस चीज के लिए, किसी भी तरीके की इंजरी के लिए जो उसके एम्प्लॉय को होती है, कब, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए इन क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें सारी चीजें क्या देखनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था कि नहीं था, किसमें, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था, ठीक। क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना हमेशा जो क्वेश्चन का जो आप ये मान लीजिए कोर है ना, क्वेश्चन की जो कोर होती है वो यही होती है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि वेदर द पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ एम्प्लॉय और एक्टिंग एज अ सर्वेंट वाज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। ए एंड बी वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री एज अनस्किल्ड लेबरर्स। ए और बी एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कैसे, अनस्किल्ड लेबरर्स की तरह। किसकी तरह, अनस्किल्ड लेबरर्स। बात समझ में आ गई। ए वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ स्टोन्स ऑन हिज हेड, और ए अपने सर पे एक बास्केट लेकर के जा रहा था, एक डलिया लेकर के जा रहा था जिसमें क्या रखा हुआ था, जिसमें स्टोन्स रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, स्टोन्स रखे हुए थे। बी वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और बी वहीं ग्राउंड पे बैठा हुआ था, ठीक। बी कहाँ पे बैठा था, ग्राउंड पे बैठा था। व्हेन ए क्रॉस्ड बी ऑल ऑफ अ सडन अ स्टोन फेल डाउन फ्रॉम द बास्केट एंड हिट बी ऑन हिज हेड। और जब बी, ठीक है, जब ए ने बी को क्रॉस किया तो क्या हुआ, एक पत्थर उस बास्केट में से सडनली गिर गया और उसने किसे हिट किया, उसने बी को उसके सर पर हिट किया, और उसका जो रेपकर्शंस हुए, उसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो हमारे बी भाई साहब थे वो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। थैंक यू टाटा बाय बाय हो गया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्लियर है बात, ठीक। ए और बी एक फैक्ट्री में अनस्किल्ड वर्कर्स की तरह काम करते थे। बी जमीन पे बैठा हुआ था और ए टोकरी भर के पत्थर लेकर के जा रहा था। जब ए बी के बगल से निकल रहा था तो क्या हुआ, हुआ कुछ ये कि एक पत्थर अचानक से उस बास्केट में से गिरा और लगा कहाँ, बी के सर पे। बी के सर पे लगा और उसका रिजल्ट क्या हुआ, बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट बी की डेथ हो गई, ठीक। इंस्टेंटेनियसली बी की डेथ हो गई। कैसे हो गई, बी की डेथ इंस्टेंटेनियसली हो गई, ठीक। अब चार ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन में से हमें एक सही आंसर देना है। पहला है द एम्प्लॉयर विल बी लाइबल, दूसरा है द एम्प्लॉयर विल नॉट बी लाइबल, तीसरा है ए विल बी लाइबल, और चौथा है बोथ एम्प्लॉयर एंड ए विल बी लाइबल। क्लियर है। तो देखिए यहां पे हम पूरी बात समझते हैं कि पूरी बात है क्या। देखिए ये एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये उसकी फैक्ट्री है। इसमें ए और बी एज अनस्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ए और बी एज अनस्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं। तो जब हम ए और बी को देखते हैं तो ए और बी क्या है, ए और बी उसके एम्प्लॉय हैं, ठीक। और जब वो इस फैक्ट्री का कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। काय में है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। तो इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर उन्हें कोई भी इंजरी होगी तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, उसके लिए लाइबल उनका मास्टर होगा, उनका एम्प्लॉयर होगा। क्लियर है बात, ये कंसेप्ट हम जानते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी का। जब ए पत्थर उठा करके ले जा रहा था तो वो किस काम के लिए ले जा रहा था, फैक्ट्री के काम के लिए ले जा रहा था, ठीक। उसने बी को डैमेज किया, कब किया, जब वो पत्थर लेकर के जा रहा था। तो मतलब कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, बिल्कुल था। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री का काम कर रहा था और उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका काम है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री का। वहीं अगर ये फैक्ट्री के बाहर लंच टाइम में पास की दुकान पर ए और बी क्या करते, चाय पीने जाते, ठीक है, चाय पीने जाते। और चाय पीते टाइम अगर ए से गलती से बी के हाथ पे गरम गरम चाय गिर जाती जिससे बी को सीवियर बर्न्स हो जाते, ठीक है, इंजरीज हो जाती, उसके लिए उनका एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता।
है ना। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर चाय पीने जा रहे हैं तब आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। कैसे नहीं है? जब आप बाहर चाय पीने जा रहे हैं तो आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब ये दोनों फैक्ट्री का काम कर रहे थे तो ये दोनों कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थे, और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी इंजरी, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी इंजरी किसी भी एम्प्लॉय को पहुंचती है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि द एम्प्लॉयर विल बी लाइबल, दूसरा है एम्प्लॉयर विल नॉट बी लाइबल, तीसरा है ए विल बी लाइबल, और चौथा है बोथ एम्प्लॉयर एंड ए विल बी लाइबल। तो देखिए ए विल बी लाइबल कैंसिल हो जाएगा और द एम्प्लॉयर विल नॉट बी लाइबल भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कह रहा है कि द एम्प्लॉयर विल बी लाइबल, और बी कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयर तो लाइबल होगा ही होगा, साथ में ए जिसने पत्थर फेंका है वो भी लाइबल होगा। तो अब देखिए जब हम हमारा प्रिंसिपल देखते हैं तो उसमें क्या वो ये बोल रहा है कि वो जॉइंटली लाइबल होंगे, कि एम्प्लॉयर और जो रॉन्ग डूअर है दोनों जॉइंटली लाइबल होंगे? क्या ऐसा कुछ कहा जा रहा है? यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कि एम्प्लॉयर लाइबल होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर लाइबल है किसी भी तरीके की इंजरी के लिए जो उसके एम्प्लॉय को होती है, कब? कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में। और ए और बी दोनों ही एम्प्लॉयड थे, ठीक है, और जब इंसिडेंट हुआ तो वो अपने कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में थे, इसलिए जो है वो एम्प्लॉयर लाइबल माना जाएगा। ठीक, करेक्ट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि डैमेजेस द मनी रिकम्पेंस, डैमेजेस द मनी रिकम्पेंस एज फार एज मनी कैन डू फॉर द लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेजेस वही होते हैं जो रिकम्पेंस करने के लिए, बेसिकली आपको कंपनसेट करने के लिए जो आपको मनी दी जाती है उसे डैमेजेस कहा जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि मनी उस हद तक ही दी जाती है जब तक वो उस लॉस को, जो लॉस सफ़र किया है सामने वाले ने, उसको कंपनसेट कर सके। ठीक है ना। तो डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि मनी इन कंपनसेशन एज फार एज इट कैन, as far as the money can do for the loss suffered by a person। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई ना कि डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। ठीक, डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन जहां तक, जिस हद तक, एज फार एज मनी कैन डू, है ना, फॉर व्हाट? फॉर द लॉस सफर्ड बाय द पर्सन, जो पर्सन ने जिस तरीके का लॉस सफ़र किया है उसके लिए जिस हद तक मनी उसको कॉम्पनसेट कर सकती है उस हद तक डैमेजेस किस फॉर्म में रहेंगे? मनी के फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो फैक्ट्स बोल रहे हैं कि एन इंडियन सिटीजन हैविंग अ राइट टू वोट वाज नॉट अलाउड टू कास्ट हिज वोट ऑन द पोलिंग बूथ बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, ए एक इंडियन सिटीजन है और पोलिंग बूथ पे क्या हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उसको वोट देने से मना कर दिया। ठीक, क्या बोला कि नहीं तुम वोट नहीं दोगे, ठीक, और उसे वोट देने को मना कर दिया। अब जो वोटर्स लिस्ट थी उसमें ए का नाम मेंशन था, वोटर्स लिस्ट में ए का नाम मेंशन था, उसका एक रजिस्टर्ड वोटर था, उसका नाम था, फोटो लगी थी, एड्रेस लिखा था, सब कुछ था। बेसिकली हर साल वो वोट डालता हुआ आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको तो मैं वोट नहीं देने दूंगा। ठीक, अब ए जो है वो पोलिंग बूथ भी टाइम पे पहुंच गया था। तो देखिए ए कितना अच्छा नागरिक है, कितना अच्छा सिटीजन है कि वो पोलिंग बूथ टाइम पे पहुंच रहा है। ठीक है, ही इज अ रजिस्टर्ड वोटर, वो वोट डालने भी जा रहा है, सब कुछ ठीक है उसके पार्ट पे। ठीक, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जबकि उसको वोट नहीं डालने दिया गया, ठीक है, फिर भी जिस कैंडिडेट को ए वोट डालना चाहता था वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, है ना। जिस कैंडिडेट को ए वोट डालना चाहता था वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया। अब क्या हुआ, ए ने सूट फाइल किया डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ए ने क्या किया, सूट फाइल किया डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक, क्लियर है बात। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि ए विल बी एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, ए विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, ए विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली नॉमिनल डैमेजेस, ए विल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये ट्रिकी सा क्वेश्चन क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है ये कौन सा दिया हुआ है, इंजूरिया सिने डेमनो। इंजूरिया सिने डेमनो का मतलब क्या होता है कि इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक लीगल इंजरी होती है, आप एक लीगल इंजरी फेस करते हो, लेकिन आपको किसी भी तरीके के कोई डैमेजेस नहीं होते। डैमेजेस मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होता है। क्लियर है बात, यही होता है डेमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डेमनो का मतलब। डेमनम सिने इंजूरिया में आपको डैमेजेस होते हैं, कोई लीगल इंजरी नहीं होती, लेकिन इंजूरिया सिने डेमनो की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप लीगल इंजरी सफर करते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके की क्या नहीं होती, आपको किसी भी तरीके की कोई डैमेज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई डैमेज किस फॉर्म में मिलता है, मनी के फॉर्म में मिलता है, जहां तक मनी उसको, ठीक, एज फार एज मनी कैन डू। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई। अब जब हमारा यही फैक्ट पोलिंग बूथ वाला आता था तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या आता था, वो आता था इंजूरिया, है ना, यही प्रिंसिपल आता था इंजूरिया सिने डेमनो का। बात समझ में आ गई, इंजूरिया सिने डेमनो का प्रिंसिपल आता था। ठीक, और तब हम आंसर क्या देते थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए ए को तो कंपनसेशन मिल के रहेगा। क्यों मिल के रहेगा ए को कंपनसेशन, ए को कंपनसेशन इसलिए मिल के रहेगा क्यों, क्योंकि ए ने लीगल इंजरी फेस करी है ना, और ए इज एंटाइटल्ड, भले ही उसे कोई डैमेज ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे तो देखिए ए जो है ना उसको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉमिनल और एग्जाम्पलरी डैमेज को तो काट ही दो, ठीक, किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, और जब उसे मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है तो उसे मनी कैसे कंपनसेट कर सकती है ना, और जब उसे मनी कंपनसेट नहीं कर सकती है तो डैमेजेस क्यों मिलेंगे। और यहाँ पे डैमेजेस का नाम क्या है, मतलब क्या है, यहाँ पे डैमेजेस का मतलब ही है कि मनी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ठीक, तो देखिए यही हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, प्रिंसिपल है ना, क्या है, प्रिंसिपल है। जब अपन ये फैक्ट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ए को कंपनसेशन मिलकर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका लीगल राइट था, राइट टू वोट, और वो उससे छीन लिया गया। लेकिन हमारे जो फैक्ट्स हैं उस पे हमारे प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन द फैक्ट्स, तब हमें देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल कंक्लूजन पे नहीं जंप कर सकते हैं। अगर हम फैक्ट्स को पढ़ते और कंक्लूजन पे जंप करते तो हम क्या बोलते कि ए विल बी एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, जो कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कुछ अलग ही बात कर रहा है ना। और प्रिंसिपल के हिसाब से इस प्रिंसिपल को जब आप अप्लाई करेंगे किस पर, इस प्रिंसिपल को जब आप अप्लाई करेंगे नीचे दिए गए फैक्ट्स पर, उसके बाद जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका सही आंसर होगा। वो क्या होगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो हमें किसी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। ठीक, हमें किसी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, हमें पहले हमारे प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करना है और उसकी एप्लीकेशन के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमें हमारा बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन देखना है। क्लियर है, ठीक, क्योंकि जब अगर सेम फैक्ट्स में अगर देखिए दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, दोनों के फैक्ट एक जैसे ही होते, लेकिन एक में तुम्हारा क्या होता, प्रिंसिपल ये डैमेजेस का होता और दूसरे में तुम्हारा प्रिंसिपल ये डेमनम सिने इंजूरिया का होता, तो दोनों के ही आंसर्स अलग अलग निकलते। क्यों निकलते, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अलग अलग बातें कर रहा है और हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है, ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो यही है कि हम हमारे प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं फैक्ट पे, और जब हमारे प्रिंसिपल हमारे फैक्ट पे अप्लाई होते हैं तब हमारे पास एक बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन निकल करके सामने आ जाता है। क्लियर है बात, ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म,
or disabled himself from performing his promise in its entirety, the other person shall not put end to the contract, है ना। ये बोल रहा है कि जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है या अपने आप को, ठीक है, इस पोजीशन में ले आती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटायरली परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक, 1% भी परफॉर्म नहीं कर सकती है, कर सकता है, ठीक, इस तरीके की पोजीशन में वो पार्टी अपने आप को ले आती है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करेगी, ठीक है ना। जब कोई एक पार्टी, मान लीजिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और ए बोलता है कि भाई मैं तो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, है ना, 1% भी इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर वो ऐसा बोलता है कि भाई वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन बनती है तो उसमें ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो बी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करेगी। द बी शैल नॉट पुट एन एंड टू दी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई, है ना, ठीक। तो फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, ए engaged B on 12th of April to enter his service on 1st June but on 11th May A wrote to B that his services would not be needed. On 22nd May B joined C for employment, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि A ने B को इंगेज किया, A ने B को इंगेज किया कितनी तारीख को, 12 अप्रैल को, ठीक, और बोला कि आप मेरी सर्विसेज को एंटर करना 1 जून को, ठीक। ए ने बी को इंगेज किया सर्विसेज के लिए कितनी तारीख को, 12 अप्रैल को, और बोला कि 1 जून से मैं आपको सर्विसेज में एंटर करा लूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन 11 मई को यानी कि कुछ 20 दिन पहले ही ए ने बी को लिखा एक लेटर और बोला कि भाई मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। क्या है, मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। 22 मई को यानी कि 10 दिन बाद बी ने क्या किया, बी ने सी को एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, यहां पे आपका ए ने बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। रिफ्यूज किसने किया, रिफ्यूज किया ए ने, ठीक। तो अगर हम प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो जो बी है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये कैन नॉट पुट एन एंड, बी कैन नॉट पुट एन एंड टू दी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई, बी क्या नहीं कर सकता, बी कॉन्ट्रैक्ट पे एंड नहीं, बी कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने सी को एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्वाइन कर लिया, है ना, ठीक। बी ने सी को ज्वाइन कर लिया, तो यानी कि बी ने खुद ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है, पहला बी कैन नॉट पुट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड, दूसरा बी कैन पुट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड, तीसरा सी कैन पुट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू एन एंड, और डी ए मस्ट पे डैमेजेस टू बी। देखिए यहाँ पे सी का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि भाई सी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा कंटेंशन ही नहीं है ना, ये हमारा कंटेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है कि ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो सी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, ना ही यहाँ पे डैमेजेस की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो हमें देखना है कि कौन उस कॉन्ट्रैक्ट को, हु विल पुट एन एंड टू द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो अगर हम हमारे फैक्ट के हिसाब से देखें तो भाई बी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक पार्टी रिफ्यूज कर देती है या फिर इस पोजीशन में आ जाती है कि वो एंटायरली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो दूसरी पार्टी है, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे एंड नहीं लगाएगी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करेगी। बात समझ में आ गई। चलिए
तो इतनी चीज हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन ए है कि भाई बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता है, बी कैन नॉट पुट एन एंड टू दी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। देखिए अब सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एक पार्टी अपने आप को डिसेबल भी कर लेती है किस चीज से, प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, ठीक है, वो भी उसके एंटायरिटी में, मतलब पूरी तरीके से प्रॉमिस को परफॉर्म करने में एक पार्टी अपने आप को डिसेबल कर देती है या रिफ्यूज कर देती है, तो भी जो दूसरी पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करेगी। ठीक, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर अगर ए ने रिट्रैक्ट भी किया अपने प्रॉमिस से, इन्हें मना भी किया, ठीक है, इन्हें परफॉर्म करने से रिफ्यूज भी किया, तो भी बी क्या कर सकता है, बी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक वो 1 जून की डेट नहीं आ जाती, और 1 जून की डेट के बाद भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। क्लियर है बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है। चलिए, तो देखिए इस तरीके से आप जो है कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल को अप्लाई करना है फैक्ट्स पे। और देखिए आजकल मतलब सच बताऊं तो आप जैसे कि हमने देखिए 2008 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स देखे, है ना, 2008 से लेकर के 2019 तक के हमने क्वेश्चन पेपर देखे, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी आर गेटिंग रिपीटेड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें? रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें, ठीक है, सेम प्रिंसिपल एंड सेम फैक्ट्स है, प्रिंसिपल भी सेम है, फैक्ट्स भी सेम है। क्लियर है बात? ठीक, तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो अब देखिए, अब तो क्या है कि क्लैट का तो पूरा कंसेप्ट चेंज हो चुका है, लेकिन जो दूसरे पेपर है जैसे कि AILET, है ना, इन पेपर के अगर अंडर कंसिडरेशन रखते हुए हम बात करें तो यहाँ पे कुछ 1000-2000 क्वेश्चन का एक जखीरा बन गया है। क्या बन गया है? जखीरा बन गया है। तो उन 1000-2000 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस बहुत हद तक क्या होता है, कभी कभी बस पार्टीज के नाम चेंज हो जाते हैं, है ना, पार्टीज के, प्लेस के नाम चेंज हो जाते हैं, फैक्ट्स वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब AILET के क्वेश्चन पेपर बनाने भी जो एग्जामिनर्स हैं वो बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं पुराने साल के क्लैट के पेपर, पुराने साल के AILET के पेपर, पुराने साल के सेट के पेपर, तो वहाँ से सारे टफ क्वेश्चन जो उन्हें लगते हैं कि ये क्वेश्चन है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो उठा के इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब उन लोगों ने भी मेहनत करनी छोड़ दी है, और अगर उनकी मेहनत हम देखें तो हमने हमारे इन 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि भाई ये लोग सारे के सारे क्वेश्चंस वही रिपीटेड डालते रहते हैं, नए तरीके के क्वेश्चन लाना अब इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक, अब क्लैट को थोड़ी मेहनत करनी थी, कंसोर्शियम बन गया, ठीक है, सारे NLUs के वाइस चांसलर मिल गए, सब पढ़े लिखे आदमी बैठ गए, और जब सारे NLUs के वाइस चांसलर मिल गए तो उन्होंने देख लिया कि भाई हम क्लैट का इजी क्वेश्चन पेपर बना रहे थे तो हमारे पास कैसे बच्चे आ रहे थे, है ना। तो जब सारे वाइस चांसलर्स बैठे तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई क्लैट का तो हम पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर देंगे, और कंसेप्ट चेंज कर करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया जो हम 2020 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। ठीक है, वो एक बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर है, उसमें सारे करंट लीगल व्यूज, करंट लीगल टॉपिक्स, करंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें ये प्रिंसिपल फैक्ट, देखिए क्वेश्चन वैसा ही रहता है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, लेकिन अब प्रिंसिपल को उन्होंने चेंज कर दिया है पैसेज में, उसी पैसेज में फैक्ट भी रहेंगे, उसी पैसेज में प्रिंसिपल भी रहेगा, वो कुछ 100 से 200 वर्ड्स का पूरा एक पैसेज रहेगा। और क्या होगा, और उस प्रिंसिपल में एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको उस पैसेज से आपसे करीबन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। तो बेसिकली जब आप इन 5 ऐसे बड़े क्वेश्चन 5 सॉल्व करते थे, अब आपको इन 5 के बराबर एक बड़ा पेपर मिलेगा। मतलब आप ये मानिए जो पेपर है पूरा एक शीट पे आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, 200 से 300 वर्ड्स का पैसेज रहेगा, ठीक है, उसी के अंदर प्रिंसिपल रहेंगे, उसी के अंदर फैक्ट्स रहेंगे, उसे आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। बेसिकली जो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तो लीगल भी अब कुछ बहुत हद तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह हो गया है। ठीक है,
है ना। और उसमें देखिए जब 2020 का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन आएगा कोविड से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आएगा अर्नब गोस्वामी वाले केस से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था पालघाट की मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि एक लेडी थी जिन्होंने हाफ न्यूड होकर के अपने बच्चों से अपनी बॉडी पे पेंटिंग करा ली थी, है ना, तो उसमें वो न्यूडिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं, वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है, जो हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, जिनके बारे में पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कोई लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को रखा जाता है उन क्वेश्चंस में, और उन क्वेश्चंस को आपसे मतलब उन पैसेज में, और उन पैसेज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो आपका पैसेज आया उसमें, तो उसको उन्होंने किस चीज़ से रिलेट किया, उसको उन्होंने रिलेट किया कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या होंगे, पार्टीज की क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे, इस तरीके से, है ना। और फिर जब हम देखते हैं कि एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया था, तो इस ऐसे अलग अलग, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर टॉर्ट्स पे या फिर क्रिमिनल लॉ पे डायरेक्टली कुछ पूछ लिया जाएगा, उसमें अब नए नए तरीके से नए नए कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, नई नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।